यूनिट 15 पैथागोरस थ्योरम। अब वैसे तो इसमें 2 थ्योरम्स हैं, लेकिन इस पूरे यूनिट का नाम पैथागोरस थ्योरम क्यों रखा गया है? उसकी वजह यह है कि दोनों थ्योरम्स जो हैं वो बेसिकली, एक पहला जो थ्योरम है वो पैथागोरस थ्योरम है। हमने पैथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है कि ये वाकई जो पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है ये वाली, कि वाकई ऐसे होता है, ठीक है, ये प्रूव करना है। और जो दूसरा थ्योरम है उसमें हमने ये करना होगा कि हमें ये स्टेटमेंट दी हुई होगी ये, और इससे हमें कहा जाएगा कि अगर ये स्टेटमेंट आपको दी गई है तो आप ये प्रूव करें कि ये पैथागोरस थ्योरम है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, तो आज हम पढ़ने लगे हैं 15.1.1, ठीक है, पहला जो थ्योरम है। सबसे पहले आप लोगों ने जब थ्योरम आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले एक बात सुन लें। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पैथागोरस एक ग्रीक फिलासफर और मैथमेटिशियन था। उसने क्या किया, उसने एक थ्योरम डिराइव किया जो कि बहुत बड़ा काम था, कि उसने कहा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, यानी वो एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसकी जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके लेंथ का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 लेंथ्स। यही बात है, यही है ना पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये उसने एक बहुत बड़ा काम किया। ये फिर हम जब ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और मैथ्स के फिर बहुत सारे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेस कर रहे होते हैं पैथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। तो ये ग्रीक फिलासफर एंड मैथमेटिशियन था पैथागोरस। इसको पैथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं, 2 नाम हैं इसके। तो कहीं पैथागोरियन थ्योरम आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना पेपर में कि ये पता नहीं क्या आ गया, वो यही चीज़ है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the lengths of other 2 sides, ठीक है। समझ आ गई? स्टेटमेंट की समझ आ गई नहीं? ये मैंने आपको पहले पढ़ा लिया है, काफ़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आ गई? अब यही हमने प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ट्रू है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, उसका हमने नाम रखा ABC, ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ऐसे ही है, ठीक है ना। और अच्छा, ये तो हो गया इसकी वर्टिसेस हैं A, B और C। मैंने आपको बताया था कि जो एक वर्टिस होती है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये A है, इसके सामने वाली साइड का नाम क्या होगा? स्मॉल A। ये C है, इसके सामने वाली साइड का नाम स्मॉल C। ये B है, इसके सामने वाली स्मॉल B। ये बताया हुआ था, ठीक है। ट्रायंगल आपने बना ली। अब क्या करना है? अब आपने लिखना है सबसे पहले जो गिवन डाटा है क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या डाटा दिया हुआ है? वो सारा डाटा क्या है? ये आपकी ट्रायंगल है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रायंगल बना लिया आपने, साथ आप ये 2 ट्रायंगल्स भी बना लेंगे। इनको डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने साथ ये बना लेनी है। कैसे बनेगी वो समझाता हूँ अभी, ठीक है। लेकिन बता रहा हूँ कि ये साथ ही ऊपर बनानी है, जिस तरह बुक में बनी हुई है, अलग से नहीं बनानी। अलग से बाद में भी बना दें तो ठीक है, लेकिन इस तरह ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। अच्छा जी, गिवन डाटा क्या है? एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और वो कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बात होगी। आगे उसने लिखा हुआ है सच दैट, यानी अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर क्या हो रहा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल एट C, वर्टेक्स C पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री, ठीक है।
मेजरमेंट ऑफ द लाइन बी सी, ये जो लाइन है ये बी सी, इसकी लेंथ कितनी है ए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी, ये जो ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब है लाइन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी इज इक्वल टू बी एंड मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू सी। ये देखो ये डॉटेड लाइन जो जा रही है ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये आपने लिख दिया। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपने लिख देना है, इसी तरह आप लोगों ने लिखना है, इसी तरह, ठीक है। यही तरीक़ाकार, यही पैटर्न फॉलो करना है। पहले डायग्राम, पहले स्टेटमेंट लिखनी है, फिर डायग्राम्स बनानी है, फिर गिवन डाटा लिखना है, फिर जो चीज़ प्रूव करनी है वो यहाँ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है? अब हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं प्रूव करने वाले। तो नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे पहले क्या करना है? अब ये वैसे आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, बुक पे ये काम करना, मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा घर में, ज्योमेट्री बॉक्स तो है ना सबके पास, ठीक है। नहीं है तो ले लेना, कोई इतना महंगा नहीं होता, अच्छे वाला ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना, आगे भी काम आएगा, ठीक है। मैं मतलब 10th से आगे तो उसका कोई इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन चलो पता तो होना चाहिए कि कैसे यूज़ करते हैं। तो आप लोग बुक के ऊपर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पे प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। कैसे? आपसे वो कह रहा है कि ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन सी डी फ्रॉम वर्टेक्स सी टू लाइन ए बी। यही कहा हुआ है, बुक में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो एक दो तरीका ये, आप सिंपल इस वर्टेक्स के जो ओरिजिन है यहाँ से स्केल रखें और सीधी लाइन लगा दें। लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप इस साइड पे प्रोट्रैक्टर की जो फ्लैट साइड होती है उसको इधर रखेंगे इस जगह पे, और यहाँ से इस ओरिजिन के साथ मिलाएंगे 90 डिग्री वाली जो सीधी लाइन है उसको, और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आप ये ड्रा कर देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, ताकि बिल्कुल आपकी सही मेजरमेंट आए, 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो, ठीक है। समझ आ रही है ना बात की? परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का तो मतलब ये होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। किधर बना रहा है 90 डिग्री का एंगल? ये देखो, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है। अब आपने क्या करना है? ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, उसके बाद वो कह रहा है लेट मेजरमेंट ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू एच। सी डी लाइन कौन सी है? ये जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया था डी, तो ये हमारी लाइन कौन सी बन गई? सी डी, ठीक है। वो कह रहा है इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? एच है, ठीक है। खुद से हमने उसे एक नाम दे दिया, कितनी है? एच है, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ लाइन ए डी कौन सी? ये वाली लाइन, इसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्स। क्या नाम दे दिया? एक्स, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ लाइन बी डी, ये जो आगे वाला डिस्टेंस है बी डी, इसको क्या नाम दे दिया? वाई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो रहा है? अगर आप फिगर पे गौर से देखें तो वो कहता है ये जो लाइन सी डी है, ठीक है, अगर मैं खाली सी डी लिखता ना तो कंफ्यूजन हो जाती, ये क्या, किस चीज़ की बात हो रही, इसलिए इसके ऊपर बार लगाना ज़रूरी है ताकि पता चले किस चीज़ की बात हो रही है। वो क्या है? ये जो लाइन सी डी है, इट स्प्लिट्स ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू ट्रायंगल्स ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। देखो इस लाइन की वजह से आप दो ट्रायंगल्स नहीं बन रही, एक ये इस साइड वाली और एक इस साइड वाली। पहले एक ट्रायंगल थी, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, अब दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। कौन कौन सी? ए डी सी एंड बी डी सी, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, और साथ हमने लिख लिया कि एज शोन इन फिगर 2A एंड फिगर 2B रिस्पेक्टिवली।
यानी पहली फिगर में कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली ADC, और दूसरे में कौन सी है, BDC। ठीक है। अच्छा, अब इधर इस ट्रायंगल को देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि भाई ये ट्रायंगल ऐसे कैसे बन जाती है। इसी ट्रायंगल को उठा के हमने इधर रखा हुआ है ना, ये जो दूसरी ट्रायंगल बन रही थी ये ADC जो है, इसी को उठा के इधर रखा हुआ है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही ये क्या हुआ है। और भाई कुछ भी नहीं हुआ, इधर आप गौर से देखना, समझा रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल थी ना ये वाली, ठीक है, अब ट्रायंगल हो ना फिजिकली कोई शेप बनी हो तो बंदा बड़ी आसानी से समझा सकता है, लेकिन वैसे भी समझ आ जाएगी आपको। अब गौर से समझो क्या हो रहा है। उसने इस ट्रायंगल को उठाया, पूरी ट्रायंगल को उठाया और ऐसे करके इधर रख दिया। ठीक है, यानी ट्रायंगल पड़ी हुई थी उल्टी, ठीक है, उसने इसे उठाया, उठा के इधर ऐसे करके रख दिया। समझ आ रही है ना बात की कि नहीं आ रही? क्या क्या समझ? हाँ, देखो किस तरह, ये देखो हमारा ये जो देखो ना A और D यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो A और D नीचे आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? और भाई कुछ भी नहीं है ना, ये ऐसे पड़ी थी, इसको उठाया ऐसे करके सीधा करके रख दिया। तो ये हमारी A और D हमारी बेस बन गई और ये C हमारा इधर ऊपर चला गया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये B जो था ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया। समझ आ गई बात की? इसी तरह हमने इस ट्रायंगल को भी उठा के इधर रख लिया। ठीक है, किस तरह? ये ऐसे पड़ी हुई, जिस तरह पड़ी हुई है ना, इसी तरह से ऐसे ले आओ उसे सामने करके, तो ये शक्ल बन जाती है। ठीक है, जैसे पड़ी, ये देखो D B C, ये D और C ये हमारी यहाँ पे बेस बन रही है, तो इसको हमने ऐसे थी, इसको ऐसे करके ऐसे आपके सामने लेके आ गए। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो ये बन गई D C और B, यानी यहाँ पे ये हमारा H जो है ये हमारा क्या है, और भाई ये जो साइड है ये तो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम है ना, इसको हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये हमारी क्या बन गई, बेस हमारी बन गई H, परपेंडिकुलर हमारा बन गया Y और हाइपोटेन्यूज बन गया A। ठीक है, समझ आ गई बात की? यहाँ तक समझ आ गई है ना? हाँ, बस इसके बाद ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी, बस थोड़ी सी, एक दो स्टेप्स थे, ये आपने लिख लिया। उसके बाद है आपका प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी स्टेटमेंट होती है, और चूंकि ये थ्योरम है तो आप स्टेटमेंट में ये नहीं कह सकते कि बस लिख दें और बस फारिग हो जाएं। स्टेटमेंट दी है तो भाई साथ उसका रीज़न भी बताओगे, मैंने ये बात क्यों की है, मैंने ये बात क्यों की है। और ये थ्योरम्स आपको मुश्किल लगते हैं और स्टेटमेंट्स मुश्किल लगती हैं, क्योंकि इनके अंदर ये अजीब से सिंबल्स यूज हो रहे हैं जो आपको नहीं पता होता कि इनको कैसे पढ़ना है, तो वो मसला तो अभी हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ये छोटे मोटे ये कॉन्सेप्ट्स, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और ये कॉमन क्या होता है, और ये चीज़ें वो भी फिर अभी पता चल जाएगी। अब ज़रा गौर से देखो जल्दी जल्दी। पहली स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ADC, यानी ये वाली ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ACB। ठीक है, ACB कौन सी है, ये वाली बड़ी वाली मेन वाली, इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इसको ABC कहें या ACB कहें, एक ही बात है। यहाँ पे हमने ABC लिखा था, ठीक है, चलो ACB लिख देते हैं, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ये लो। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। ये किसका निशान है, ये सिंबल क्या है, कंपैरिजन। क्या बता रहा है, कंपैरिजन, कोरिलेशन। ठीक है, क्या बनता है, तो ये तो पहला स्टेप है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ क्या किया, हमने दो ट्रायंगल्स को कंपेयर किया। और क्यों कंपेयर किया, क्योंकि हमें ये देखने में एक जैसी लग रही थी, और रीज़न हमने बता दी कि हमने फिगर 2A और फिगर 1 को देख के फिर इनको इसलिए आपस में
कंपेयर किया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एंगल एट वर्टेक्स ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल एट वर्टेक्स ए। ये क्या बात हुई? और भाई अगर गौर करो तो इन दोनों ट्रायंगल्स में वर्टेक्स ए आ रही है ना, और उस पे जो एंगल है, ये जो सिंबल्स है ना, ये देखो, ये यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे भी एक लाइन है, इसका मतलब है ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, सेम है। इसी तरह ये बी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये सी के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। यहाँ पे दो लाइनें लगी हुई हैं, इसको समझ लो, इसका ये मतलब होता है। समझ आ रही है बात की? अच्छा तो चूंकि ये जो वर्टेक्स है ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इन दोनों ट्रायंगल्स की वर्टेक्स ए देखो, देखने में ही नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन ये सेम एंगल है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। भाई ये वाली ट्रायंगल किधर से आई है? हमने इसी में से तो निकाली है, तो जब इसमें से निकाली है ये ट्रायंगल, तो ये एंगल फिर डिफरेंट कैसे होगा? ये तो डिफरेंट नहीं होगा, ये तो सेम होगा। इसलिए हमने लिख दिया कि एंगल ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। और साथ हमने क्या लिखा? कॉमन, यानी ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और सेल्फ कंग्रुएंट है, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में सेम है, इनका जो मेजरमेंट है वो क्या है? सेम है, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या है? एंगल ए डी सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये कौन सा एंगल है? ये आपका मेन एंगल है, ठीक है, एंगल ए डी सी, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और ये ए सी बी, ये भी 90 डिग्री। तो जब दोनों 90 डिग्री हैं तो बराबर तो हो गया ना, बराबर, ठीक है। एंगल ए डी सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये बात हमें किधर से पता चली? ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला कि ईच एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स का ये वाला जो एंगल है ये दोनों का 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? एंगल सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल बी। ये जो अभी मैंने आपको बताया, एंगल सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल बी। गौर से देखो, ये एंगल सेम नहीं लग रहा है, दोनों देखने में सेम ही लग रहे हैं ना। फर्क क्या है कि ये ट्रायंगल का साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, लेकिन भाई एंगल का साइज से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एंगल की मेजरमेंट और तरीके से ली जाती है, समझ आ रही है? तो देखने में ही नजर आ रहा है ये और ये एंगल बराबर हैं, तो हमने ये भी लिख दिया। और साथ हमने एक और बात रीजन में लिखी, क्या? कि एंगल सी एंड एंगल बी आर द कंप्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए। इस बात का क्या मतलब है? दो ट्रायंगल्स हैं, उनका एंगल ए सेम है, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं, उनका एंगल ए सेम है, यानी वर्टेक्स ए पे जो एंगल है वो उनका सेम है, और दूसरा एंगल उन दोनों का है 90 डिग्री। दूसरा एंगल उन दोनों का कितना है? 90 डिग्री, यानी दूसरा एंगल भी सेम है। बात समझ आ रही है? और भाई एक एंगल तो है ना 90 डिग्री दोनों में, वो तो सेम हो गया। एक और एंगल है, वो हमने वो भी कह दिया कि वो भी बराबर है, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर हों तो उनका तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होता है। कैसे? ये देखो, मिसाल से समझाता हूँ। एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरी का भी है 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स हो गया सेम, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी उन दोनों ट्रायंगल्स का एक एक एंगल और है, वो भी सेम है, ठीक है। सपोज इस ट्रायंगल का वो है 45 डिग्री, इसका भी है 45 डिग्री, ठीक है। अब पीछे रह कितना गया? ये टोटल करो 135, ये टोटल करो 135, यानी इस ट्रायंगल में भी टोटल कितने रह गए हैं? 45 डिग्रीज रह गए हैं, इसमें भी 45 डिग्रीज रह गए हैं। तो भाई फिर तीसरा एंगल भी तो इनका दोनों का बराबर होगा ना, 45 डिग्री का। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, इससे कम हो सकता है। कम इसलिए नहीं हो सकता कि दो एंगल्स ऑलरेडी हमने ले लिए हैं, ट्रायंगल में होती ही 3 एंगल्स हैं,
ठीक है। तो तीसरा जो होगा उसकी मेजरमेंट लाजमी तौर पे इतनी ही होगी, ठीक है। और ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता कि अगर इसको सम करें तो ये 180 आता है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात की। तो जब दो एंगल्स ऑलरेडी हमने कह दिया कि बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो फिर तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा और वो क्या कर रहा होगा, वो कंप्लीमेंट कर रहा होगा एंगल ए को, ठीक है। यानी एक 90 डिग्री का एंगल निकाल देना, पीछे दो एंगल बच जाते हैं, एक ये एंगल ए और एक ये वाला एंगल, तो ये दोनों मिलेंगे तो ये भी एक 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो 90 90 180। समझ आ गई बात की? और समझ आई है? हाँ बताया करो। अब जब तीनों एंगल्स हमने कह दिया, तीनों एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ADC है, ये वाली ADC, ये ट्रायंगल ACB के सिमिलर है, उसके साथ सिमिलर है। याद रखें सिमिलर और इक्वल में फ़र्क है। इक्वल वो होगी जिसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पड़ी हुई है ना। इक्वल ट्रायंगल वो होगी जिसमें तीनों साइड्स बराबर होंगी। क्या इनकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं? नहीं है, ये बड़ी है, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ ज़्यादा है, ये ट्रायंगल छोटी है, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ कम है, ठीक है। लेकिन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में सेम है, ठीक है। इसलिए देखने में ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी लगती हैं, इसलिए हमने कहा कि ट्रायंगल ADC एंड ACB आर सिमिलर, देखने में एक जैसी लगती हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है इसका मतलब है सिमिलर, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, और इसका मतलब है कंपैरिजन, ठीक है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब एक रूल है ट्रायंगल्स का कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों यानी देखने में एक जैसी हों, तो हमेशा उनकी कोई सी दो साइड्स, एक ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स की जो रेशो होगी वो दूसरी ट्रायंगल की उन्हीं दो साइड्स के रेशो के बराबर होगी। ये बात समझ लो, इसका क्या मतलब है, गौर से, ये कंसेप्चुअल चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर की रेशो लें तो वो लाजमी तौर पर इस ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर की रेशो के बराबर होगी। अब रेशो क्या होती है, ठीक है, रेशो तो चलो जो भी चीज़ है, प्रोपोर्शन क्या होती है, प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनैलिटी की बात है ना। मेजर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ है ए, उसकी हम रेशो ले रहे हैं B के साथ, एक B एक और चीज़ है, ठीक है, और दरमियान में हम साइन डाल रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है। ये दो और चीज़ें हैं C और रेशो D। सपोज ये A और B ट्रायंगल 1 की साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, यानी चलो आप कह लो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये C और D ट्रायंगल 2 की दो साइड्स हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम साइन कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो रेशो होती है ना, इधर देखो ना यार, ये जो रेशो होती है इसे आप लिख सकते हैं A/B, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है इसे आप लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है, जब सॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह ये फिर रेशो है तो इसको आप लिख देंगे C/D। तो यही काम यहाँ पे उसने किया हुआ है, यही काम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है, आपको मैंने समझा दी है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों यानी देखने में एक जैसी हों तो उनकी साइड्स की जो लेंथ है उसकी जब आप रेशो लेते हैं, यानी एक साइड को ऊपर लिखते हैं दूसरी को नीचे लिखते हैं, ये होती है रेशो,
ठीक है। तो वो दूसरी ट्रायंगल की उन्हीं दो साइड्स की रेशो के बराबर होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का ये मतलब है, समझ आ गई बात की, ठीक है। तो अब आप गौर से देखें तो x/b लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ये इस ट्रायंगल की बेस ओवर हाइपोटेन्यूज उसने ली है। दो साइडें आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे उसने कौन सी ली है? इस ट्रायंगल की बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। रेशो क्या ली है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, यानी प्रोपोर्शन को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब जो साइड्स उसने इस ट्रायंगल की ली थी, लाजमी तौर पे आप इस ट्रायंगल्स की भी वही साइड्स लेनी है, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? b, हाइपोटेन्यूज क्या है? c, तो b ओवर c। यहाँ से b को उधर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, ठीक है, तो ये x = b² ओवर c हो जाएगा। ये आपकी हो गई इन दो ट्रायंगल्स की बात। अब ये रह गई है, इसको भी कंपेयर करना है इस ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अगेन ट्रायंगल, कंपेयरिंग ट्रायंगल BDC, यानी ये वाली जो है BDC विद ट्रायंगल BCA या ACB, ठीक है। BCA या ACBA की बात है, ठीक है। इस बड़ी ट्रायंगल के साथ हम अब इस ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं। फिर सारी वही बातें आएंगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल B = मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ठीक है, जिस तरह इधर था बिल्कुल सेम, सारी वही कहानी है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल BDC, ये जो एंगल है BDC यानी ये मेन एंगल 90 डिग्री, दिस = BCA, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है, दोनों का सेम होगा, ठीक है। वही सारी कहानी, वही कॉमन, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, वही सारी चीज़ें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एंगल = 90 डिग्री, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे। फिर जी मेजरमेंट ऑफ, अब फिर वही बात, जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो एंगल C इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल A, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। क्यों? रीज़न क्या है? एंगल C एंड एंगल A आर द कम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल B, इसके कम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट क्या होता है? दो कंपोनेंट्स मिलके किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वो उसके कम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ आई? सिंपली समझा रहा हूँ लेमैन एग्जाम्पल से, ठीक है। अच्छा, अब हम कह सकते हैं, सारा वही प्रोसीजर हमने ऊपर वाला किया, अब हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल BDC, ये वाली जो है BDC और ये जो BC है, ये क्या हैं? ये सिमिलर हैं। क्या हैं? सिमिलर हैं। तो भाई जब सिमिलर हैं, कंग्रुएंसी ऑफ द थ्री एंगल्स, ठीक है। रीज़न क्या है? ये सिमिलर क्यों हैं दो ट्रायंगल्स? क्योंकि इनके एंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। कंग्रुएंट क्या? इनके एंगल्स आपस में इक्वल हैं, सेम हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात की? कंग्रुएंसी का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने कह दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ पे भी तो दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल होंगी ना, तो बस वही काम हमने फिर यहाँ पे किया है। अब साइड्स कौन सी ली हैं गौर से देख लो। यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल की ली है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिया है तो इसका भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लेंगे, A ओवर C, ठीक है। y ओवर A = A ओवर C। यहाँ से हमारे पास आता है y = ये A उधर मल्टीप्लाई हो गया A² ओवर C। एक आपके पास इक्वेशन ये वाली इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, अब अगर आप गौर करें ना, जो मेन ट्रायंगल है बड़े वाली, उस पर अगर आप गौर करें तो ये जो हमारा C है, ये जो पूरी लेंथ है C, ये किसके बराबर है? लेंथ x प्लस लेंथ y, ठीक है। इसी तरह है ना, ये x और y के बराबर है ना। C को हम लिख सकते हैं C = x प्लस y, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास आई थी, एक ये आई थी, लेकिन
डायग्राम हमें क्या बता रही है कि c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई या y प्लस एक्स, ऐसे ही है। अब इक्वेशन 1 और 2 में से जो x और y की वैल्यूज़ हैं उनको इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो y की वैल्यू पुट करें a स्क्वायर ओवर c, x की वैल्यू पुट करें b स्क्वायर ओवर c इज इक्वल टू c, ठीक है, यही बनेगा। अच्छा साथ हमने लिख दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लें। एक स्टेप मिस हो गया है, बुक पे भी नहीं लिखा हुआ, आपने भी नहीं लिखा। यहाँ पे एलसीएम लें, क्या आएगा, नीचे सी आएगा और सी आएगा ना नीचे, ऊपर क्या आएगा, वही ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। और ये अब इस सी को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यही चीज़ नहीं थी जो हमने प्रूव करनी थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना प्रूव, ठीक है, समझ आई है। हाँ, इस तरीके से करना है।